बात कर रहे थे आपका इंटरिम ऑर्डर्स और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। हमने कहा था कि इंटरिम और इंटरलोकेटरी इनमें बहुत भिन्नता नहीं है, दोनों वाद की लंबितावस्था उसमें किए जाएंगे। वो दोनों का जो शाब्दिक अर्थ, ये शब्दकोशीय अर्थ है, डिक्शनरी मीनिंग। सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग यही लेते हैं। जब कानून का अर्थान्वयन करेंगे और कानून के अर्थान्वयन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो सिद्धांत यही कहते हैं कि सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग और फिर डिक्शनरी मीनिंग, उसके बाद जो उसका चलताऊ अर्थ समझा जाता है वो लेते हैं। हाँ, अगर विधायिका ने स्वयं उससे कोई विशेष अर्थ डेफिनेशन क्लास में दे दिया तब बात अलग हो जाएगी, अदरवाइज उसका डिक्शनरी मीनिंग वही लेते हैं। तो इंटरिम ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इसे शब्दकोश में जिस ढंग से डिफाइन किया है तो उनका मीन वाइल यानी थोड़े समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, नॉट फाइनल, इस ढंग के शब्दों से उन्हें अर्थान्वयित किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि वेदर दैट इज टेम्परेरी, दैट इज इंटरिम ऑर्डर और दैट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर, बोथ विल स्टैंड फॉर द टाइम बीइंग। वो दोनों कुछ समय के लिए किए जाएंगे, उनका कोई फाइनल प्रभाव नहीं होता। और आप उसे बिल्कुल लिटरेरी ढंग में अगर देखना चाहेंगे तो अर्थ भले ही कुछ अलग हो, लेकिन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, देखिए शब्दों के एक कुछ अर्थ होते हैं लिटरेरी, यानी साहित्य में वे शब्द जिस प्रकार से समझे जाते हैं, और कुछ उनके फंक्शनल मीनिंग होते हैं। आप जाते हैं यूरिनल, बताते हैं बाथरूम, ठीक है, तो ये बाथरूम का फंक्शनल मीनिंग है, ठीक है। आप जा रहे हैं यूरिनल, टॉयलेट, बताने बाथरूम, और सामने वाले को समझ में भी आ रहा है कि वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, तो ये शब्द का फंक्शनल मीनिंग है। उसका लिटरेरी मीनिंग क्या है वो आप जानते हैं, उसका शब्दकोशीय अर्थ क्या है बिल्कुल आप जानते हैं। तो ऐसे इंटरिम और इंटरलोकेटरी, इनके फंक्शनल मीनिंग भी है, इनके जो लिटरेरी मीनिंग है वो कुछ भी हो, लेकिन इनके फंक्शनल मीनिंग पर हमने बात की थी पिछले क्लास में कि इंटरिम ऑर्डर जो होता है वो सामान्यतः वाद की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है। एग्जम्पशन आज नहीं आ पाए, ठीक है, वाद का पक्षकार आज की तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाया, इंटरिम ऑर्डर हो गया, ठीक है, उस आज के लिए उपस्थिति से क्षमा कर दिया गया, थ्रू लीडर उसकी उपस्थिति मान ली गई। अन्य अनेकों प्रकार के आदेश जो सिर्फ वाद की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और दूसरे प्रकार के इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, यानी इंटरिम ऑर्डर्स की एक प्रजाति और भी है जिसे इंटरलोकेटरी कहते हैं। मीनिंग देयर बाय इंटरलोकेटरी 100% इंटरिम ऑर्डर है। आप ये नहीं हम कह रहे हैं कि इंटरलोकेटरी इंटरिम नहीं है, वो भी इंटरिम है, लेकिन अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर का जो संबंध होता है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इससे अक्सर होता है। और ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नो डाउट इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन फिर भी इंटरिम ऑर्डर वाद की व्यवस्था से संबंधित दिखाई देते हैं वाद की लंबितावस्था में, और जबकि इंटरलोकेटरी ऑर्डर वाद की विषय वस्तु के संरक्षण हेतु जारी किए गए दिखाई देते हैं। और वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर मुख्यतः आदेश 39 नियम 1 व 2 उसमें जारी करते हैं। अदरवाइज इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी इंटरिम ऑर्डर्स ही हैं,
और आपसे चर्चा हमने की थी कि इंटरिम ऑर्डर जारी करने के लिए सीपीसी में 6 आदेश 24, 25, 26, 38, 39, 40 ये 6 आदेश, जिनमें से 24 और 25 इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखेंगे आदेश 24 कहता न्यायालय में जमा करना, और मेरी अपनी मान्यता है कि आदेश 24 के जो 3 इलस्ट्रेशन है इनमें से एक आपको रखा मिलेगा। ठीक है, ये मेरी मान्यता है, क्योंकि न्यायालय में जमा करना आदेश 24 सारे सूट्स को लागू नहीं हो रहा। आदेश 24 सारे सिविल वादों को लागू हो रहा, ऐसी स्थिति नहीं। आप आदेश 24 नियम 1 इसके ओपनिंग वर्ड्स देखेंगे, कहता है ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी विवाद में। ठीक है, ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी विवाद में, मीनिंग दैट भाई ये सारे सिविल सूट को लागू हो रहा, ऐसी दशा नहीं है। ये सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी, जहां धन का, ठीक है, जहां जंगम संपत्ति जो कि धन के स्वरूप की है उसके प्रत्युद्धरण के लिए, उसकी रिकवरी के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है। वहीं आदेश 24 नियम 1 इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसकी प्रयोज्यता है। अदरवाइज आदेश 24 की कोई प्रयोज्यता नहीं है। तो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही एकदम क्लियर कर दिया कि ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी भी वाद में, प्रतिवादी वाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय में धन की ऐसी राशि का निक्षेप कर सकेगा जो उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि हो। यानी जो प्रतिवादी है, जिसे अभी निर्णीत ऋणी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी उसके विरुद्ध दावा सिर्फ प्रस्तुत हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि वादी का दावा ठीक है या ठीक नहीं है, उसका तो गुणदोष पर परीक्षण होना है। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट हुआ है, एक सुविधा डिफेंडेंट को दी गई। क्यों? क्योंकि सीपीसी चाहती है लिटिगेशन का अंत जल्द से जल्द हो। हमने आपसे कहा था कि पूरी सीपीसी आप देखेंगे, उसका विभिन्न प्रोविजंस को एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि सीपीसी न सिर्फ एक बेहद शक्तिशाली सिविल कोर्ट की स्थापना करती है, बल्कि सिविल डिस्प्यूट्स का अतिशीघ्र समाधान हो, इस ओर भी प्रयास करती है। यह अलग बात है कि इसी सीपीसी का उपयोग करके सिविल लिटिगेशन को वर्षों लंबित बनाए रखा जाता है। तो उसके लिए हमने कई बार कहा कि तलवार किसके हाथ में है, इसके आधार पर तय होगा कि वो जीवन की रक्षा करेगी या जीवन ले लेगी। तलवार का स्वयं में दोष थोड़ी। तो सीपीसी आप देखेंगे कि प्रत्येक वो प्रयास करती है जिसमें जल्द से जल्द लिटिगेशन डिसाइड हो जाए। जहां भी उसने कहा कि एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, वाद के किसी भी प्रकरण में जो डिफेंडेंट है वो ऐसी धनराशि जो वादी के दावे की पूर्ण तुष्टि के लिए उसकी दृष्टि में, ठीक है, समुचित हो, न्यायालय में निक्षेप कर सकेगा, न्यायालय में जमा कर सकेगा। लेकिन इसमें डिसाइड भी हुए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ मुकदमे डिसाइड किए गए, क्योंकि किसी भी कानून का दुरुपयोग ये आपको नहीं करने दिया जाएगा। लिखा है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अगर सूट में बहस शुरू हो गई
और तब डिफेंडेंट धनराशि को जमा करता है तो वो ब्याज वगैरह इससे छूट नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लग गया, सारा एविडेंस आ गया, पूरा मुकदमा लड़ा जा चुका है, पूरा मुकदमा लड़ा जा चुका, सब कुछ हो गया है। अब जब आर्गुमेंट स्टेज आई है, अब जब बहस की स्टेज आई है, तो आपको लग गया मार जाएंगे। अब आपने उठाई वो धनराशि जो वादी के दावे की तुष्टि के लिए पर्याप्त है, वो आपने न्यायालय में निक्षेप कर दी। तो इस निक्षेप से जो फायदा आदेश 24 के कारण प्रतिवादी को प्राप्त होता है, वो फायदा अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनफैक्ट आपने कानून के साथ कपट किया है। ये जो शब्द लिखे गए थे कि किसी भी प्रकरण में, ये इसलिए लिखे गए थे ताकि सद्भाविक जो लोग हैं वो सद्भावना पूर्वक अपवादी के दावे का विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो किसी भी स्टेज पर आप अनुमित कि आप जमा कर दीजिए और कुछ लाभ ये आपको आदेश 24 दे देगा। लेकिन अगर आपने पूरा सूटी चला दिया तब फिर क्या फायदा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बहस की स्टेज पर प्रतिवादी द्वारा संपूर्ण राशि जमा की जाती है तो फिर उसे ब्याज में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ब्याज के अलावा भी खर्चे होते हैं, ठीक है, ब्याज के अलावा भी तो खर्चे हैं भाई। हम लोग सेक्शन 35 पढ़ के आए और सेक्शन 35 में उन्होंने कहा कि खर्चा न्यायालय दिलाएगा, ये न्यायालय का एहसान नहीं है, दिलाएगा। इट इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। और प्रतिकारात्मक खर्चे वो भी 35 में दिलाएगा। अगर तंग करने वाली प्रतिरक्षाएं या फ्रीवोलस सूट आपने फाइल किए तो 35 है, और विलंब अगर आपने स्पेसिफिकली अगर विलंब कारित किया है तो विलंब कारित करने के लिए प्रतिकारात्मक खर्चा वो 35 भी है, लेकिन 35 में खर्चे तो हैं। तो खर्चों की बचत तब भी आपको हो सकती है, लेकिन ब्याज की बचत उन दशाओं में नहीं होगी। लेकिन प्रतिवादी को एक सुविधा दी गई है कि वो चाहे तो संपूर्ण धनराशि जो वादी के दावे की तुष्टि के लिए जरूरी है न्यायालय में निक्षिप्त कर दे। अब वो जब निक्षिप्त करेगा तो दो बातें हो सकती, या तो वादी उस धनराशि को अपने दावे की संपूर्ण तुष्टि के रूप में ग्रहण कर लेगा, या तो जो वादी है वो ये कहेगा कि ठीक है हमें इतना ही रुपया इनसे चाहिए था, मिल गया, तो सूट डिसाइड हो गया और न्यायालय तदनुसार डिग्री पारित कर देगा। और या वादी ये कहेगा कि हमें चाहिए 2000, इन्हें तो 1000 दिया, ठीक है। यानी वादी ये भी कह सकता है कि उसके दावे की संपूर्ण तुष्टि इनके द्वारा डिपॉजिट रकम से नहीं हुई है, ठीक है, ये भी कह सकता है। तो अगर वादी ने यह कहा तो स्थिति यह बनेगी कि बची हुई रकम के लिए सूट चलेगा, और जब बची हुई रकम के लिए सूट चलेगा फिर दो बातें हो सकती। प्रतिवादी का दावा ठीक पाया जा सकता है कि उसने ठीक बिल्कुल उचित रकम जमा की थी जो वादी के दावे की तुष्टि के लिए वाकई सफिशिएंट थी, और एक स्थिति यह भी पाई जा सकती कि वाकई वादी की बात ठीक थी कि इन्होंने सफिशिएंट रकम जमा नहीं की थी। तो अगर यह पाया गया कि प्रतिवादी इसकी बात ठीक थी, अर्थात वादी को कुछ नहीं चाहिए, उसने सफिशिएंट रकम जमा की थी और इन्होंने अननेसेसरी ये कहा कि सफिशिएंट रकम नहीं है और इनकी जिद की वजह से मुकदमा आगे चलाना पड़ा, तो जो आगे के खर्चे हैं जिस दिन उसने जमा किया
उससे आगे के खर्चे हैं। और ठीक है, हां, आगे के खर्चे जो होंगे वो प्रतिवादी के द्वारा नहीं बल्कि वादी से प्रतिवादी को दिलाए जाएंगे, क्योंकि वो तो आपने अननेसेसरी सूट चलवाया। और अगर वादी की बात ठीक पाली जाए कि प्रतिवादी ने वाकई कम रकम जमा की तो कोई दिक्कत ही नहीं, सूट चल ही रहा है भाई, सूट तो चल ही रहा, जितना रकम उसे मिल गई उस पर ब्याज नहीं चलेगा, और जितना शेष रह गई, ठीक है, उस पर ब्याज भी चलेगा, और प्रतिवादी को खर्चे भी, जो अधिक पाई गई रकम है, ठीक है, वादी ने पार्टली स्वीकार की, लेकिन जो अधिक पाई गई रकम है, वादी के दावे में जो अधिक पाई गई रकम है, उस रकम से जो प्रतिवादी ने जमा की थी, उस रकम के लिए खर्चे भी प्रतिवादी को देने पड़ेंगे। तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि वादी ये सबसे पहले जान पाए कि प्रतिवादी ने रकम निक्षिप्त कर दी है, ठीक है, वही जाने भी तो तुम डुक्कर रकम जमा कराए उसको परेशान करने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए वादी को सूचना भी इस धन के निक्षेप की मिलनी चाहिए, वो नियम 2 कह रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे नियम 2 कहता है निक्षेप की सूचना प्रतिवादी न्यायालय की मार्फत वादी को देगा, और निक्षेप की रकम जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे वादी को उसके आवेदन पर दी जाएगी। या तो न्यायालय को ऐसा लगता हो कि वादी को रकम देना ठीक नहीं है, जो निक्षिप्त रकम है वो वादी को देना ठीक नहीं है, तो नहीं देगा, ठीक है। और अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत नहीं होता तो वो उठा करके वादी को दे भी देगा, ठीक है। न्यायालय में ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है जिसमें न्यायालय को उचित न लगे वादी को निक्षिप्त रकम दे देना? वादी आकर ये कह रहा है कि इन्होंने 2 लाख का निक्षेप किया, हमारा दावा तो 4 लाख के लिए, ठीक है, हमारे दावे की संपूर्ण तुष्टि हुई नहीं, और रकम 2 लाख हमें दे दीजिए। और वादी का कार्य व्यवहार ऐसा है कि लगी ये रहा है कि 2 लाख रुपए ये लेगा, ठीक है, और सूट वापस ले लेगा, ये छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। और प्रतिवादी का कहना ये कि इनके 2 लाख चाहिए, और ये 2 लाख का जो मुकदमा 2 लाख के लिए हम पे चलाना चाहते हैं, ये तो हमें तंग करने के लिए चलाना चाहते हैं, और तंग करने के लिए इसलिए हमें खर्चा मिलना चाहिए 35 में, हम उसका क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसका क्लेम कर रहे हैं कि हमें प्रतिक्रियात्मक खर्चा इनसे मिलना चाहिए, ये अननेसेसरी हमें तंग कर रहे हैं। अच्छा, पूरी सीपीसी एक साथ लागू होगी, कोई पाटली तो लागू नहीं होगी, पाटली हम पढ़ते हैं उसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए क्रमानुसार पढ़ा जाता है, लेकिन क्रमानुसार लागू नहीं होता, लागू सब कुछ एक साथ होता है, ठीक है। बारिश क्रमानुसार नहीं होती कि पहले इनके घर में फिर इनके घर में, वो एक साथ होती है। तो आदेश 25 भी तुरंत लागू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं आदेश 25 बाद में लागू हो। और आदेश 25 उन दशाओं का वर्णन कर रहा है जिनमें प्रतिवादी मांग कर सकता है कि सब इनसे सिक्योरिटी जमा कराई जाए, जो भाग जाएंगे, और अगर कोई खर्चा अधिनिर्णित हुआ तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो तो भाग ही जाएंगे। और वादी का कार्य व्यवहार ऐसा दिखाई दे रहा है कि वाकई भाग जाएगा, ठीक है। तो न्यायालय यह भी निर्दिष्ट कर सकता है कि नहीं, ये 2 लाख जमा रहेंगे एज ए सिक्योरिटी, तुम्हारे हैं, जिस दिन ये डिसाइड होगा कि दावा तुम्हारा ठीक या प्रतिवादी का दावा ठीक, यानी
तुम्हें 2 लाख की बजाय 4 लाख चाहिए थे, इन्होंने ऐसी रकम निक्षिप्त की जो कि आपके दावे की संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं थी। या इनका दावा ठीक है कि इन्होंने जो रकम जमा की वो तुम्हारे दावे की संतुष्टि के लिए ठीक है, किंतु तुम इन्हें तंग करना चाहते हो। जब तक इस बात का निर्णय ना हो जाए तब तक ये 2 लाख आपको नहीं मिलेंगे। न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट कर रहा है, उस अन्यथा निर्देश के कारण है, ठीक है ना। तो न्यायालय अन्यथा निर्देश के कारणों को यदि पाता है तो न्यायालय अन्यथा भी निर्दिष्ट करेगा, और जब अन्यथा निर्दिष्ट कर देगा तो प्रतिवादी ने आदेश 24 नियम 1 के अंतर्गत जो रकम निक्षिप्त की है वो आदेश 24 नियम 2 के प्रभाव से सूचना मिलने के बावजूद वादी द्वारा विड्रॉ नहीं की जा सकेगी। हां, न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे तो सामान्य नियम यही है। अच्छा, न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे, ये शब्द शो करते हैं कि इट इज एक्सेप्शनल कंडीशन, कुछ अपवादिक स्वरूप की कंडीशन है। अगर कुछ अपवादिक स्वरूप का मिल जाता है तब बात अलग हो जाएगी। सामान्य नियम यही रहेगा कि इफ द डिफेंडेंट हैज डिपॉजिटेड, ठीक है, दैट सम ऑफ मनी विच हैज बीन क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है, एंड ही हैज गॉट इन्फॉर्म्ड टू द प्लेंटिफ थ्रू कोर्ट, ठीक है ना, तो जैसे ही वो क्लेम करेगा उसे वो रकम मिल सकती है। ठीक है, आगे कहता है नियम 3, और ये प्रतिवादी के फायदे के लिए बात है। भाई, प्रतिवादी एक भला आदमी है, क्योंकि उसने, आपने दावा किया, उसने रकम निक्षिप्त कर दी, तो उसे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए, नहीं तो तुम लड़ते मुकदमा, और हो सकता नीचे, ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा के राजा बैठे होते, वो तुम्हारा सब तो एविडेंस इधर रख देते और उठा के तुम्हारा सूट रिजेक्ट, फिर तुम लड़ते मूल डिग्री से अपील, और सेकंड अपील में मानो तुम सेकंड अपील तक जाते हो, तुम्हारे पक्ष में निर्णित हो जाता, ठीक है ना, तो फिर क्या होता, तो तुम परेशान तो होते। प्रतिवादी बेचारे ने स्वयं तुरंत रकम निक्षिप्त कर दी, तो उसे कुछ फायदा मिलना चाहिए, तो उस फायदे की बात आदेश 24 नियम 3 में है। कहता निक्षेप पर ब्याज सूचना के पश्चात, ठीक है, वादी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको सूचना मिल चुकी है। अब आप न्यायालय से उस रकम का विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, आप विड्रॉल मांगिए न्यायालय से, आप उस रकम को मांगिए, न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट कर दे तब बात अलग है। अगर न्यायालय कुछ अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता, अच्छा, न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट करेगा तो न्यायालय की बात न्यायपूर्ण होगी, यह आवश्यक रूप से मानकर चला जाएगा। भाई, न्यायालय फालतू में तो आपको परेशान करने के लिए तो अन्यथा निर्दिष्ट करना ही देगा। वो कोई न्यायालय न तो प्रतिवादी का सगा है और न तुम्हारा दुश्मन, कुछ भी तो नहीं है। तो न्यायालय अगर अन्यथा निर्दिष्ट करता है तो भी ब्याज आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट किसी कारण से करेगा। भाई, प्रतिवादी ने अगर यह कह दिया कि भाई इनके तो लक्षण भाग जाने के, सूट वापस ले लेने के, सूट विड्रॉ कर लेने के, और हमारे खिलाफ ये मुकदमा चलाए जा रहे हैं, अगर भाग भी जाएंगे तो चलो ठीक है, ऐसा लगता है इनके लक्षण जो हैं तो खूब चलाएंगे, और अंत में जब हमारी ओर आने लगेगा, क्योंकि हम ठीक हैं, तो आएगा तो अंत में मेरे ही ओर, तो ये देश छोड़ के चले जाएंगे, और तब हमारे खर्चे जो हमें 35A में मिलने चाहिए, इन्हें तंग करने वाली प्रतिरक्षा की, वो हमारे कहां से मिलेंगे। तो न्यायालय न्यायपूर्ण आधार पर अन्यथा निर्दिष्ट कर रहा है, ठीक है, तुम अपने 2 लाख ले जाओ, आदेश 25 के मुताबिक प्रतिवादी द्वारा कुछ दशाएं दर्शित किए जाने की दशा में खर्चों आदि की आपूर्ति के लिए
निक्षेप वादी करे ऐसी मांग की जा सकती है। ठीक, तुम 2 लाख अपने ले जाओ, वो एप्लीकेशन दे रहा है, एप्लीकेशन तो मौखिक भी होती है, जरूरी तो नहीं लिखित हो। अब हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि 2 लाख तुम जमा करो, तो फिर इस जेब से निकाल के इस जेब में रखने से क्या लाभ? भाई ये रकम तो आप ही की है, जमा रहने दो। तो न्यायालय अन्यथा निर्देश करे तो स्थिति अलग है। अदरवाइज जब आपको पता लग गया कि न्यायालय में रकम निक्षिप्त कर दी गई प्रतिवादी के द्वारा, और न्यायालय कोई बैंक का काम नहीं करता, तुम्हें कुछ ब्याज नहीं मिलेगा, तो तुम अपनी रकम निकालते क्यों नहीं अपनी रकम निकालो। और अगर नहीं निकाल रहे तो इट इज योर लाइकिंग, भाई ये तो आपकी मर्जी है। और जब आपकी मर्जी है तो फिर प्रतिवादी को ये क्यों कहा जाए कि निक्षेप की तिथि के बाद वो कोई ब्याज आपको दे? भाई निक्षेप की तिथि के बाद आपको कोई ब्याज मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही बात वो कह रहा है, प्रतिवादी द्वारा निक्षिप्त की गई किसी भी राशि पर वादी को कोई भी ब्याज ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, चाहे निक्षिप्त की गई राशि दावे की पूर्ण तुष्टि करती हो या उससे कम हो। ठीक है, अगर कम राशि जमा की तो जो अधिक होगी उस पर ब्याज देगा, वो जितनी जमा कर दी उस पर क्यों देगा? ठीक है ना, तो अगर कम भी जमा की है तो जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि सूचना वादी को प्राप्त हो गई हो और न्यायालय ने अन्यथा निर्देश न किया हो, क्योंकि अन्यथा निर्देश कर दिया तो फिर ड्राई नहीं होगा। ठीक है, आगे कहता है जहां वादी निक्षेप को भागता तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वहां प्रक्रिया। अब वादी रकम को स्वीकार कर रहा है तो पूर्णता में अपने संपूर्ण दावे की तुष्टि के रूप में रकम को स्वीकार नहीं कर रहा है। कहता है मेरे दावे की भागता तुष्टि इनके द्वारा किए गए निक्षेप से होती है, किंतु संपूर्ण दावे की तुष्टि नहीं होती। हमें 4 लाख चाहिए, इन्हें 2 लाख दिए हैं, ऐसा वादी का कथन है। ठीक है, और यदि ऐसा कथन है वादी का, तब प्रक्रिया क्या होगी? ये आदेश 23 नियम, आदेश 24 नियम 4 ये बता रहा है। कहता है जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे के केवल भाग की तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है, वहां वह बाकी के लिए अपना वाद आगे चला सकेगा। और यदि न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया निक्षेप वादी के दावे की पूर्ण तुष्टि करता था, ठीक है, अगर ये न्यायालय ने विनिश्चय किया कि वादी की ही बात ठीक थी, पूरे उसके दावे की तुष्टि नहीं करता था, तो तुम्हें अधिकार मिल तो गया, भाई अपने बचे हुए रकम के लिए चलाओ। और न्यायालय ने विनिश्चय कर दिया कि तुम्हारी बात ठीक थी, तो ठीक है, जितनी रकम उसने जमा कर दी उस पर ब्याज नहीं लगेगा, शेष रकम पर ब्याज भी लगेगा और खर्चे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं बची। हाँ, अगर विनिश्चय यह करता है कि प्रतिवादी की बात ठीक थी, तब क्या होगा? और यदि न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया निक्षेप वादी के दावे की पूर्ण तुष्टि करता था, तो निक्षेप के पश्चात बाद में उपगत खर्चों को, निक्षेप के पश्चात और उससे पूर्व उपगत खर्चों को वहां तक वादी देगा जहां तक कि वे वादी के दावे में आधिक्य के कारण हुए। यानी पूर्व के भी खर्चे वादी से प्रतिवादी को, बाद के तो दिलाए ही जाएंगे, पूर्व के भी दिलाए जा सकते हैं। यदि कोई खर्च पूर्व में वादी द्वारा अधिक रकम का दावा कर देने के कारण हुए हैं, और यदि अधिक रकम का दावा करने के कारण, जैसे प्रतिवादी ने कहा कि नहीं नहीं बैंक का स्टेटमेंट तलब करा लो साहब, इन्हें तो 2 ही लाख चाहिए, जो मांग रहे 4 लाख, अब बैंक का स्टेटमेंट तलब कराने में कुछ खर्चा हुआ, तो वादी के दावे के आधिक्य के कारण यदि, ठीक है, कुछ खर्चे हुए हैं तो वो भी, और बाद के खर्च तो वादी को देने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, ये सारी स्थिति रहेगी। उपनियम 1 आदेश 24 नियम 4 उपनियम 1,
उपनियम 2 क्या कह रहा है? जहां वह उसे पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वहां प्रक्रिया। जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के रूप में प्रतिग्रहित करता है, यह नहीं है, यानी पक्षकार कभी डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिवादी ने रकम जमा की और वादी ने निकाली और जयराम जी की घर चले गए अपने दोनों लोग, बोले लड़ाई खत्म, अब क्या बात बची। एक बार आपने इंस्टीट्यूट किया है तो अब डिसाइड करने का हक न्यायालय का है, आप नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि 35वीं तो है, खर्चे भी तो दिलाए जाएंगे। कोई हो सकता प्रतिक्रियात्मक खर्चा मांग लिया हो सकता विलंब कारित करने के लिए कोई खर्च लगा हो, ठीक है। तो ये नहीं कि तुम अपना रकम, तुमने कहा ठीक, इनने जितनी रकम जमा की वो हमारे दावे की पूर्ण तुष्टि के लिए पर्याप्त है, इसलिए हम निकालेंगे और घर, ये नहीं होगा। उपनियम 2 कह रहा है कि जहां वह उसे पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है वह प्रक्रिया, जहां वादी ऐसी रकम को अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है, वहां वह न्यायालय के समक्ष उस भाव का कथन उपस्थित करेगा और ऐसा कथन फाइल किया जाएगा और न्यायालय तदनुसार निर्णय सुनाएगा और यह निर्दिष्ट करेगा कि हर एक पक्षकार के खर्चे किसके द्वारा दिए जाने हैं। न्यायालय इस पर विचार करेगा कि पक्षकारों में से कौन सा पक्षकार मुकदमे के लिए सर्वाधिक दोष का भागी है, क्योंकि ठीक है प्रतिवादी ने रकम जमा कर दी है, प्रतिवादी ने रकम जमा कर दी है और वादी ने भी संपूर्ण तुष्टि के रूप में स्वीकार कर ली। इसका मतलब झगड़ा तो था लेकिन पक्षकार भले लोग थे। फिर यह मुकदमा क्यों आ गया? ठीक है, यह मुकदमा क्यों आ गया? भाई 2-3 बातें हो सकती हैं। वादी अत्यधिक शंकालु स्वभाव का व्यक्ति था, उनने न मांगा प्रतिवाद, या तो लाट साहब खुद को मानते थे या बहुत शंकालु स्वभाव के थे, अपने ही मन में सोच लिया कि हम मांगेंगे तो भी वो देगा नहीं, या खुद को लॉर्ड गवर्नर जनरल समझते थे, हम मांगे ही क्यों, हम तो अदालत मुकदमा दायर करेंगे सीधे। तो वादी दोषी है मुकदमे के लिए, क्योंकि प्रतिवादी का कंडक्ट शो करता है। ठीक है, तुमने मुकदमा दायर किया, वो आया, उसने तुरंत जमा कर दिया, ठीक है, उसने तो लिखित कथन भी फाइल नहीं किया। लिखित कथन फाइल किया मतलब इसी आशय का फाइल किया कि भाई इनका पैसा है, हम जमा कर, तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा। और तुम ऐसा कुछ बता नहीं पा रहे कि साहब हमने इनसे मांगा था, इनने मना किया, तो तुमने भाई मांगा क्यों नहीं? ठीक है, तो दोष तुम्हारा है मुकदमा आने में, तो वादी देगा खर्च, ठीक है ना, प्रतिवादी नहीं देगा, वादी ही देगा मुकदमे खर्च। और मुकदमे खर्च मिले किसे? प्रतिवादी को मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण आ गया मुकदमा। यह भी हो सकता है कि उसने मांगा तो नहीं, ये तो ठीक है, मांगा नहीं, ये सही है, लेकिन जब मुकदमा आया तो प्रतिवादी पहले बोला नहीं नहीं इनका 1 भी रुपया नहीं निकलता, थोड़े दिन बाद बोले नहीं नहीं थोड़े निकलते हैं, ठीक है, यानी प्रतिवादी ने विरोध किया और फिर जमा कर दिया। तो प्रतिवादी के कंडक्ट से यह दर्शित हो रहा है कि अगर वो मांगता तो भी ये नहीं देते, ठीक है, क्योंकि कहां दिया, ठीक है, यहां के पहले तो 4 तरीके की बातें बनाई और जो बाद में जमा किया, तो बाद में जमा किया, इससे यह प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, भले ये सच न हो, क्योंकि सच क्या है ये तो भगवान जी जान सकते हैं, इसलिए न्याय वही कर सकते हैं, क्योंकि सार्वलौकिक सार्वभौमिक प्रेजेंस उन्हीं की है। सार्वलौकिक सार्वभौमिक सार्वकालिक प्रेजेंस अगर किसी की नहीं है तो वो न्याय नहीं कर सकता, कैसे कर लेगा भाई? जो आप हमें जनवाएंगे, अगर हम सिर्फ वही जानेंगे
ठीक है, तो मसला आप पर आ गया, आप जो जनवाएंगे वो हम जानेंगे। तो मसला तो आपकी सत्यनिष्ठा पर ठहर गया। आप जितने सत्यनिष्ठ होंगे, मेरे द्वारा किया गया निर्णय उतना ही सत्य के करीब होगा। और अगर चीजों को हमने खुद जाना, ठीक है, हमने खुद कॉग्निजेंस लिया है चीजों का, कॉग्निजेंस मीनिंग देयर बाय अपनी ही इंद्रियों से हमने उसे जाना है, तब हम जो निर्णय करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। तो भगवान तो इंद्रियों से निर्णय नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रेजेंस सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, ठीक है, ये तो हम मानते ही हैं। तो चूंकि वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, तो सबको सब कुछ करते देखता है, इसलिए उसका जो निर्णय होगा वो तो बात भाई एकदम ठीक होगा। और हम तो आप पर निर्भर हैं, इसलिए हमारा निर्णय एकदम करेक्ट हो नहीं सकता। आप जो बताएंगे उससे हम अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे ही प्रतिवादी आया, उसने विरोध किया चीजों का और बाद में स्वीकार किया, तो इससे यह सहज अनुमान लगता है कि पहले तो तुम बचना चाहे लायबिलिटी से, बाद में लोगों ने समझाया होगा कि भैया बच नहीं पाओगे, ठीक है, तब तुम आए और तुमने वादी के दावे की जो रकम थी, ठीक है, या वादी के दावे की जो संपूर्ण तुष्टि जिस रकम से हो सकती थी वो आपने जमा कर दी। तो आपकी इस चालबाजी, ठीक है, इसके कारण चलिए आपने शुरुआत में दे दी तो ब्याज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन खर्चे तो देंगे ही आप। क्यों? क्योंकि आपके आचरण से प्रदर्शित है कि अगर उसने मांगा होता तो तुमने राय बादशाह जरूर किया होता, और शायद इसीलिए उसने मांगा नहीं, शायद इसीलिए उसने मांगा नहीं, इसके मुकदमे के प्रस्तुत होने में दोष तुम्हारा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए यहां पर जो जुडिशियल थिंकिंग होती है, ये जुडिशियल माइंड होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी इन इलस्ट्रेशंस में दिखाई दे रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और जब भी एक चीज और समझिए, जब भी किसी एक पर्टिकुलर धारा में आपका एग्जाम लिया जाता है और उससे विपरीत धारा की बात आपसे पूछी जाती है, तो उस विपरीत धारा की बात आपसे इसीलिए पूछी जाती है कि आपकी जो दिमाग की, ठीक है, सोचने की क्षमता, या जो आपका माइंड जुडिशियल है या नहीं, यही जानने की कोशिश होती। अगर बिहार में वो एपीओ का एग्जाम ले रहा है तो उसे सीपीसी में कभी व्यवहार नहीं करना है, और वो एपीओ के एग्जाम में यदि सीपीसी पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी इसी ढंग की क्षमता का इम्तिहान लेना चाहते हैं। और उसके लिए ये इलस्ट्रेशन सबसे बेहतरीन इलस्ट्रेशन है पूरी सीपीसी का। यहां बहुत फाइन ढंग से लेजिस्लेचर ने ये डिसाइड करने की कोशिश की है कि अकॉर्डिंग टू गिल्ट ऑफ द पार्टी खर्चों को दिए जाने के संबंध में आदेश पारित किए जाएं। तो यहां यह स्थिति रहेगी कि प्रतिवादी, इसे भी खर्चे देने का आदेश दिया जा सकता है। तीसरा अभी देख लेंगे, ठीक है, यहां ऊपर वाला देखें, कहता का को खाके 100 रुपए देने, ठीक है, का ऋणी है खाके प्रति 100 रुपए का, बहुत बड़ी रकम है। 1907 में बनी है सीपीसी, 1908 कितने किताब जो भी है। तो खा लेनदार है, का देनदार है 100 रुपए के लिए, खाने संदाय के लिए कोई मांग नहीं की। अरे भाई तुम्हें रुपए चाहिए कहां से, तो रुपए मांगो। तो खाने संदाय के लिए कोई मांग नहीं की, और वह यह विश्वास करने का कारण न रखते हो, चलो मांग नहीं की तो विश्वास करने का कारण तो होना चाहिए कि हम मांगेंगे, देगा ही नहीं, ठीक है।
तो ऐसा कोई विश्वास रखने का कारण न रखते हुए कि मांग करने से जो देरी होगी उससे वह अहितकर स्थिति में पड़ जाएगा, ऐसा विश्वास करने का उसके पास कोई कारण भी नहीं कि अगर हम मांग करेंगे और का पैसा लौटाने में जो देर करेगा उससे हम अहितकारी स्थिति में पड़ जाएंगे। अहितकारी स्थिति मतलब जैसे कुछ लोगों की आदत, तो उन्होंने कहा हमारे पैसे, तो उन्होंने कहा अरे ले लेना महीने भर, फिर आप परेशानी में महीने भर बाद ले लेना। और आपको लग रहा है ऐसे ये लिमिटेशन निकालना है, ठीक है, ताकि ये लिमिटेशन निकल जाए बाद में तो हम ला ही नहीं सकते मुकदमा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है जिसके कारण से लेनदार को ऐसा लगता है कि अगर उसने मांग प्रस्तुत की और मांग प्रस्तुत करने से जो देरी होगी उस देरी के कारण वो अहितकारी स्थिति में, अहितकर स्थिति में पड़ जाएगा, तब तो बात अलग है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है कि अहितकारी स्थिति में पड़ जाएगा, ऐसा विश्वास करने का उसमें कोई कारण नहीं है और उसने मांग भी प्रस्तुत नहीं की, ठीक है, स्थिति में पड़ जाए, का पर खा उस रकम के लिए विवाद लाता, ऐसी कोई स्थिति नहीं। और उसके बाद ऐसी कोई स्थिति के विद्यमान न होते हुए भी सीधे सीधे वो मुकदमा ले आते हैं, ठीक है, का पर खा मुकदमा ले आता है, वाद लाता है। वाद पत्र फाइल किए जाने पर का न्यायालय में धन जमा कर देता है। वाद पत्र फाइल हुआ, नोटिस हुआ डिफेंडेंट को, लिखित कथन उसने प्रस्तुत नहीं किया, यह नहीं लिखा है लिखित कथन प्रस्तुत करने के बाद या लिखित कथन प्रस्तुत करने में, का ने वाद फाइल किया, वो आया, उसने सीधे रकम जमा कर दी। अब उसका कंडक्ट क्या शो कर रहा है और आपका कंडक्ट क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो कहता है खा उसे अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है। तुम यह भी नहीं कहते कि ने आधी अधूरी जमा की है, किंतु न्यायालय को उसे तो पूर्ण तुष्टि के रूप में प्रतिग्रहित करता है, किंतु न्यायालय को उसे कोई खर्चे अनुज्ञात नहीं करने चाहिए क्योंकि यह धारणा की जा सकती है कि उसकी ओर से वह मुकदमा निराधार था, ठीक है। तो रकम तो आपकी मिल गई, ब्याज मिलेगा नहीं, ठीक, खर्चा वादी को कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। और चूंकि प्रतिवादी का भी कुछ खर्च नहीं हुआ, भाई आए और सीधे रकम जमा कर दी, तो किसी को खर्चा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा आगे, दृष्टांत का में वर्णित परिस्थितियों के अधीन का पर खा वाद लाता है। दृष्टांत का में वर्णित परिस्थितियों में के अधीन, यदि मांग नहीं की, यानी खाने का पर से कोई मांग नहीं की और बिना उन परिस्थितियों के जिनमें उसे यह विश्वास होता कि अगर हम मांग करेंगे तो उससे जो देरी होगी वो मेरे लिए अहितकर हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कोई विश्वास भी नहीं था, बस उन्होंने मांग की ही नहीं, मांगा कुछ भी नहीं और सीधे मुकदमा ले आए, ठीक है। उसके पश्चात का न्यायालय में धन जमा, वाद पत्र के फाइल किए जाने पर का दावे के विरुद्ध विवाद करता है, ठीक है, वादी ने कुछ भी नहीं किया, मांगा भी नहीं, वादी के मन में ऐसा कोई विश्वास भी नहीं कि अगर हम मांग करेंगे तो ये देर करेंगे और वो देरी मेरे लिए अहितकर होगी, ऐसा कोई विश्वास भी नहीं। और वादी मुकदमा ले आए, ठीक है, का दृष्टांत का में वर्णित परिस्थितियों में वादी मुकदमा लाया है, लेकिन तुम्हारा कंडक्ट क्या है? तुम्हारा कंडक्ट यह है कि वाद पत्र के फाइल किए जाने के बाद तुम उपस्थित हुए और तुमने विवाद किया। तुम्हारे द्वारा विवाद करने से यह प्रदर्शित है कि शायद उसने तुमसे बात भी की होती तो मिलता कुछ नहीं, बिना मुकदमा लाए, ठीक है, इसलिए खर्चे दिए जाएंगे। कहता है कि जाने पर का दावे के विरुद्ध विवाद करता है और उसके पश्चात का न्यायालय में धन जमा करता है, खा उसे अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर प्रतिग्रहित करता है, यानी ठीक है आपने सफिशिएंट रकम जमा की है, ठीक है, न्यायालय को चाहिए कि वह खा को उसके बाद के खर्चे दिलाए, क्योंकि तुमने कोई खर्च नहीं किया, तुमने विवाद किया है, तुमने कोई खर्च यदि किया भी है तो तुमने विवाद किया, जबकि तुम बाद में तुम मान ही गए कि भाई उसका दावा जायज था, तभी तुमने रकम जमा की, लेकिन उसके खर्च हुए हैं, वो कोर्ट फीस उसने दी है, भाई सबसे पहले तो कोर्ट फीस ही देने पड़ेगी, बिना कोर्ट फीस के तो मुकदमा ही नहीं आएगा, वकील साहब की फीस उसने दी होगी, ठीक है, तो उसके तो खर्चे हुए हैं,
तो वो खर्चे मिलने चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि न्यायालय को चाहिए कि खा को उसके बाद के खर्चे दिलाए, क्योंकि का के आचरण से दर्शित है कि मुकदमा आवश्यक था। ठीक है ना, प्रतिवादी के आचरण से यह प्रदर्शित हो रहा है कि वादी के लिए मुकदमा लाना जरूरी था, इसके बिना तुम पैसे देते नहीं। अब अधिक वाले की बात करेंगे। ठीक है, का को खाके 100 रुपए देने और वह वाद के बिना वह राशि उसे देने को तैयार है। का को खाके 100 रुपए देने, खा लेनदार है, का को 100 रुपए देने। ठीक है, और 100 रुपए वो देने को भी तैयार है। ये मिस्टर क्या करते हैं, 150 के लिए मुकदमा ले आते हैं। ठीक है, यानी जितनी रकम वो स्वीकार करता है उससे अधिक के लिए खा 150 रुपए का दावा करता है और का पर उस रकम के लिए वाद लाता है। वाद पत्र के फाइल किए जाने पर का 100 रुपए न्यायालय में जमा कर देता है और शेष 50 रुपए देने के अपने दायित्व के बारे में ही विवाद करता है। खा अपने दावे की पूर्ण तुष्टि के तौर पर 100 रुपए प्रतिग्रहित करता है। ठीक है, अब तुमने 150 के लिए तुम दावा क्यों लाए थे भाई? ठीक है, 150 के लिए तुम दावा लाए थे, 100 वो तुम्हें देने को तैयार थे, 100 उसने जमा भी कर दिया और 100 तुमने बाद में स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, तो खर्चे के लिए आदेश न्यायालय को चाहिए वह उसे काके खर्चे देने के लिए आदेश दे। अब वादी की गलती स्पष्ट दिखाई दे रही। ठीक है, तो वादी अब प्रतिवादी है, खा है वादी ना, और का प्रतिवादी है, क्योंकि खा लेनदार है और का देनदार है। तो अब खा को का के खर्चे देने पड़ेंगे। तो ये 3 दृष्टांत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और देखने चाहिए। और अगर ये आपसे पूछ दिए जाएं और आपने पढ़े ना हो तो गलत भी जरूर होंगे। और हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो गलत हो जाने की संभावना अपने में समाहित करती है, क्योंकि कोई कंपटीशन आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा, सारे कंपटीशन आपको निकालने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। क्यों सेलेक्ट करने के लिए? तो तब होता जब जितनी वॉन्ट्स होती उतने ही लोग होते। इसलिए एक एक चीज देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए। अब कहता है आदेश 25 खर्चों के लिए प्रतिभूति। अब वादी बात का मालिक है, जब चाहे छोड़ दे। जब देखा हम हारने लगे अपने निकल लिए। ठीक है, डिफेंडेंट लड़ता रहा, जब देखा कि हम तो हार ही जाएंगे तो अपने गायब। तो प्रतिवादी क्या कर लेगा? ठीक है, हां ठीक है, अगर न्यायालय ने कोई खर्चे अधिनिर्णित किए किसके पक्ष में? प्रतिवादी के पक्ष में, तो डिग्री की परिभाषा में लिखा है, डिग्री की परिभाषा में क्या लिखा है, सॉरी डिग्री की नहीं, डिग्रीदार की परिभाषा में, कि डिग्रीदार कौन है? जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है, यह निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है, लिखा है। तो अगर खर्चे प्रतिवादी को मिले वादी के भाग जाने की सूरत में, तो वे खर्चे दिलाए जाने हेतु एक निष्पादन योग्य आदेश आएगा प्रतिवादी के पक्ष में, और निष्पादन योग्य आदेश जिसके पक्ष में होगा वो डिग्रीदार मान लिया जाएगा। और जब वो डिग्रीदार मान लिया जाएगा, इसका मतलब आदेश 21 आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा और वो प्रतिवादी को उसी प्रकार खर्चे दिलवाएगा जैसे यदि वादी के पक्ष में डिग्री हो गई होती तो वादी को न्यायालय दिलाता, वैसे ही इसे दिला देगा। ये सही है, लेकिन फिर भी एक कठिनाई प्रतिवादी के लिए तो होगी। और अगर खर्चों के लिए प्रतिभूति ये मांग ली जाए वादी से, तो ठीक है साहब, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हैं, हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी जमा करें पैसे।
ताकि ये भाग जाएं, या इनकी कोई संपत्ति हिंदुस्तान में है ही नहीं, हिंदुस्तानी में नहीं है संपत्ति, ठीक है। अब हम विदेश में कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे डिग्री को, ठीक है। हिंदुस्तान में ये रहते नहीं, हमारे लिए तो बड़ी कठिनाई। और ये बात के मालिक जब चाहो छोड़ के चल दो, वारंट जारी नहीं होगा इनका। तो इसके लिए प्रतिवादी मांग कर सकता है कि भाई इनसे सिक्योरिटी दिलाई जाए कि अगर मेरे पक्ष में मुकदमा निर्णीत होता तो मेरे खर्चे ये देंगे। तो कुछ स्थितियां ये आपकी आदेश 25 में बताई गई जिनमें प्रतिवादी को यह हक है कि वो वादी से खर्चों के बाबत प्रतिभूति दिए जाने के लिए आदेश न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर ले और खर्चों के लिए प्रतिभूति जमा कराई जाए। प्रतिभूति यानी गारंटी, अंग्रेजी में गारंटी कहते हैं प्रतिभूति को। वो जमा होगी तो अगर खर्चे कोई अधिनिर्णित होते हैं, वादी कहीं जाए, कुछ भी हो, कोई निर्णय हो, अच्छा चलो निर्णय हो भी गया, डिग्री भी पारित हो गई, अपील के लिए समय, उतनी देर में तुम तो इंग्लैंड में रहते तो तुमने अपने टिकट पकड़ा और इंग्लैंड अब जिले के घूमे अपना आराम से, हमने अपील ही नहीं की, कुछ किया ही नहीं। तो ऐसी दशाओं में प्रतिवादी के हितों की रक्षा के लिए आदेश 25 इनेक्ट किया गया है। कहता है खर्चों के लिए प्रतिभूति, कहता है वादी से खर्चों के लिए प्रतिभूति कब अपेक्षित की जा सकती है, मीनिंग दैट इट इज नॉट ए जनरल रूल, ये सामान्य नियम नहीं है। मीनिंग देयर बाय द सर्कमस्टांसेस which are mentioned at here only in those circumstances the plaintiff could be ordered by the court that he must deposit, ठीक है, such a sum of money जो कि प्रतिभूति के तौर पर मानी जा सके, ठीक है। कहता कब अपेक्षित की जा सकती है, कहता वाद के किसी प्रक्रम में। अच्छा आदेश न्यायालय किसके आवेदन पर करेगा, तो कह रहा स्वयं कर सकता है, ठीक है, स्वयं अपनी प्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर, दोनों में से कोई बात हो। ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह आदेश वादी को दे सकेगा कि वह किसी भी प्रतिवादी द्वारा उपगत और संभवतः उपगत किए जाने वाले सभी खर्चों के संदाय के लिए प्रतिभूति न्यायालय द्वारा विनिश्चित समय के भीतर दे, ठीक है। न्यायालय यह अपेक्षा स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर वाद के किसी भी प्रकरण में वादी को आदेश पारित करके कर सकता है कि वो अब तक जो खर्चे उपगत हुए हैं और संभवतः जो खर्चे प्रतिवादी द्वारा उपगत किए जाएंगे उन सारे खर्चों को डिस्चार्ज करने के लिए आवश्यक प्रतिभूति ये न्यायालय में जम के समक्ष प्रस्तुत करे। परंतु ऐसा आदेश उन अच्छा कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, क्यों वादी को इस प्रकार आदेशित किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा कि यह सामान्य स्थिति नहीं है, कोई स्पेशल रीजन अगर है तो फिर इस प्रकार के आदेश होंगे। कहता परंतु ऐसा आदेश उन सभी मामलों में किया जाएगा। अब विशेष वर्ग के मामलों का जिक्र परंतु के माध्यम से किया जा रहा है कि अन्य मामले तो वादी को खर्चे देने के लिए जिनमें कहा जा सकता है, वो अन्य मामले तो न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो किसी भी स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर वादी से कह सकता है कि खर्चों के बारे में दें आप प्रतिभूति। लेकिन परंतु के बाद कुछ विशेष वर्ग के मामले वर्णित किए जा रहे हैं जिनमें इस प्रकार का आदेश दिया ही जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है परंतु ऐसा आदेश उन सभी मामलों में किया जाएगा, यानी विशेष उन सभी मामलों में, इसका मतलब विशेष वर्ग के मामलों का जिक्र हो रहा है। कह रहा उन सभी मामलों में किया जाएगा जिनमें न्यायालय को यह प्रतीत हो कि एकमात्र वादी अकेला है या एक से अधिक वादी हो, वहां सभी वादी
भारत के बाहर निवास करते हैं, और ऐसे वादी के पास या ऐसे वादियों में से किसी के भी पास भारत के भीतर वादांतर्गत संपत्ति से भिन्न कोई भी पर्याप्त स्थावर संपत्ति नहीं है। सभी वादी या एकमात्र वादी हिंदुस्तान के बाहर निवास करते हैं, और जो संपत्ति है वो वादांतर्गत संपत्ति बस यही है उनके पास। बाकी हिंदुस्तान में उनके पास कोई अन्य पर्याप्त स्थावर संपत्ति नहीं, स्थावर जंगम नहीं। यानी वादांतर्गत संपत्ति के बारे में तो ये डिसाइड ही हो सकता है कि वो वादी की है या प्रतिवादी की है, वो तो ये भी डिसाइड हो सकता है कि ये प्रतिवादी की है। तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं जिससे प्रतिवादी के खर्चे उसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश होने के कारण डिग्रीदार उसे मानने के आधार पर उसे दिलाए जा सके, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इनके पास। और अगर स्थावर संपत्ति इन लोगों के पास हिंदुस्तान में है तो वो भी पर्याप्त है हो जाए खर्चों के लिए जो संभवतः उपगत किए जाएंगे, ठीक है, उनके डिस्चार्ज के लिए पर्याप्त हो जाए, ऐसी संपत्ति नहीं। तो फिर ऐसे सभी मामलों में प्रतिभूति दिए जाने का आदेश किया जाएगा। यह उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। जो कोई भारत से ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है जिनसे यह युक्त अधिसंभाव्यता है कि जब कभी उसे खर्चे देने के लिए बुलाया जाएगा वह मिलेगा ही नहीं, तो उसके बारे में समझा जाता है कि वह उपनियम 1 के परंतु के अर्थ में भारत से बाहर निवास करता है। ठीक है, आप भारत के बाहर निवास नहीं करते, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियों में कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति जो कोई भारत से ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है जैसे वो मेहुल चौकसी और जाने कौन कौन वो अपने चले गए, ठीक है, भारत से बाहर ऐसी परिस्थितियों में। अब वो ही ना है और कोई ए पे 1 करोड़ रुपए मेरे हैं वो हमारे दिला दीजिए, तो भारत के नागरिक तो नहीं है, मुकदमा तो ला ही सकते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक सिविल सूट ला सकता है, और मित्र देशों के नागरिक और शत्रु देशों के ऐसे नागरिक जिन्होंने भारत सरकार से विशेष अनुज्ञा प्राप्त कर लिए, ये सारे के सारे सिविल सूट ला सकते हैं। तो सिविल सूट तो वो ला सकते हैं, वो लाए प्रतिवादी, वो कह रहा कि हमारी सिक्योरिटी दिलवाओ खर्चों के लिए। तो जब आकर ऐसी परिस्थितियों में हिंदुस्तान से बाहर भाग गए कि इनके बारे में तो ये लौट के ही नहीं आएंगे, तो इनसे कहा जाए पहले तुम सिक्योरिटी दो, ठीक है, प्रतिभूति दो, और फिर बाद में बात करेंगे। ये फिर कहता प्रतिभूति देने में असफल रहने का प्रभाव, ये भी पूछा जा सकता है। प्रतिभूति देने में असफल रहने का प्रभाव ये होगा कि आपका सूट निरस्त और नया सूट आप नहीं लाएंगे, नया सूट नहीं लाएंगे, आप प्रतिभूति दीजिए और इसी को रिस्टोर कराइए, ठीक है ना। प्रतिभूति क्योंकि चलेगा ही नहीं भाई, तुम्हारा आपने इसलिए निरस्त किया ना, तुमने प्रतिभूति मांगी, तुम दे नहीं रहे, तो प्रतिभूति दिए बिना तुम नया सूट कैसे ले आओगे। अगर नया सूट ले आओगे हम फिर प्रतिभूति मांगेंगे, तो ऐसे तुम कितने सूट लाओगे, कितने प्रतिभूति मांगेंगे, कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारा कंडक्ट और तुम्हारा आचरण और तुम्हारी जो इमेज है वो ऐसी है कि हम खर्चों के लिए प्रतिभूति मांग रहे हैं, तो तुम जितनी बार सूट लाओगे हम मांगेंगे प्रतिभूति। तो फिर एक से अधिक सूट लाने देने के लिए तुम्हें अनुमति देने का औचित्य ही क्या है, ठीक है ना। तो जब चूंकि कोई औचित्य नहीं, इसलिए जहां उन्होंने कहा है सूट डिसमिस और नया सूट नहीं आएगा, इसी को आप रिस्टोर कराएं। कहता है उस दशा में जिसमें कि नियत समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है, न्यायालय बात को खारिज करने वाला आदेश करेगा, कर सकेगा नहीं, करेगा, जब तक कि वादी या वादियों को उससे प्रत्याहृत हो जाने के लिए अनुज्ञा ना दे दी गई हो। या तो फिर उन्होंने खर्चे नहीं दिए लेकिन इन्हें विड्रॉल करने के लिए परमिशन मिल गई है, ठीक है ना। तो विड्रॉल करने की परमिशन भी ऐसे नहीं मिल जाएगी, कोई सफिशिएंट रीजन होगा तभी मिलेगी, ठीक है, तब बात अलग है। अगर विड्रॉल करने की परमिशन मिली है तो प्रतिवादी को खर्चे मिलने भी नहीं चाहिए भाई, मैं तो विड्रॉल ही हो रहा है सूट का, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, जहां वाद इस नियम के अधीन खारिज कर दिया गया है वहां वादी खारिजी अपास करने के आदेश के लिए तो आवेदन कर सकेगा, यानी खारिजी अपास करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकोगे, यानी रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकोगे,
और यदि न्यायालय को समाधान प्रद रूप में साबित कर दिया जाता है कि वह अनुज्ञात समय के लिए प्रतिभूति देने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा है, तो न्यायालय प्रतिभूति और खर्चे संबंधी ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे खारिजी पास करेगा और बाद में अग्रसर होने के लिए दिन नियत करेगा। ठीक है, इसका मतलब रिस्टोरेशन एप्लीकेशन दी जा सकती है। एंड इफ यू आर एबल टू शो ए सफिशिएंट काज, ठीक है, फॉर नॉट डिपॉजिटिंग दैट सम ऑफ मनी, ठीक है, विच वॉज सफिशिएंट टू कंसीडर एज अ सिक्योरिटी, तो क्या होगा, आपकी खारिजी अपास नहीं की जाए, क्योंकि आप सक्षम ही नहीं है ऐसा कारण दर्शित करने के लिए। लेकिन अगर है कि आप युक्ति संगत कारण बता सकते हैं न्यायालय को कि क्यों आप अपेक्षित समय के भीतर पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे सके, तो आपकी खारिजी का आदेश अपास कर दिया जाएगा खर्चों आदि के संबंध में उन निबंधनों पर जो न्यायालय युक्ति युक्त समझे। यानी खर्चे के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, कुछ कास्ट लगाई जा सकती है और नहीं भी लगाई जा सकती, न्यायालय जैसा युक्ति युक्त समझे। और अगर अपास्त हो गई खारिजी तो न्यायालय उस बाद में ऐसे अग्रसर होगा कि मानो को ठीक तरीके से संसित किया गया, सारी चीजें ठीक है, और जब अग्रसर होगा तो जहां से खारिज हुआ था वहीं से आगे चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर आपने अपास्त नहीं कराया तो नया सूट नहीं आएगा, ये यहां विविक्षित रूप से लिखा है, यद्यपि अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखा, क्योंकि एक बात बता दी ना कि अगर खारिज हुआ तो ऐसे आप चलेंगे, और आपसे कहा गया कि बताया गया आपको कि अभिव्यक्त रूप से कोई बात लिखी गई है तब मानी जाती जब वो इंस्टीट्यूट में लिखी हुई है, और विविक्षित रूप से लिखी तब मानी जाती है जब जो कुछ लिखा हुआ है उसका प्रभाव यह है कि कुछ और अनुमित किया जाए, कुछ और उपधारित किया जाए। तो जो कुछ अनुमित या उपधारित किया जा सकता है वो विविक्षित रूप से वहां पर लिखा है ऐसा माना जाता है। क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि अगर प्रतिभूति देने के लिए आपको आदेशित किया गया है और आपने नहीं जमा की तो बात खारिज होगा, और खारिज होने के बाद आप उसे रिस्टोर करा सकते हैं। तो इसका मतलब यहां विविक्षित रूप से यह लिखा है, इंप्लाइडली यहां पर यह लिखा है कि नया सूट आप नहीं लाएंगे। ठीक है, आगे कहता है जब तक कि, अच्छा, अगर अपास कराने के लिए आपने कोई आवेदन दिया है, आप खारिजी, जो आपका सूट खारिज हो गया था प्रतिभूति न देने के कारण, उसे रिस्टोर कराने के लिए आपने एप्लीकेशन कोर्ट को दी है, तो उस एप्लीकेशन पर आपका सूट तब तक रिस्टोर नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिवादी को आवेदन की सूचना न दे दी गई हो और उसे आपत्ति करने का अवसर न दिया गया हो, क्योंकि सूचना देना उद्देश्य नहीं हो सकता, सूचना दी ही इसीलिए गई ताकि आपत्ति वो कर सके। कहता जब तक कि ऐसे आवेदन की सूचना की तामील प्रतिवादी पर न कर दी गई हो खारिजी अपास नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 23 और नहीं 24 और 25। कल हम लोग 26 पर बात करेंगे, देखेंगे।